Hello guys, now we will discuss about very important concepts regarding turbines. टरबाइन जो है वो क्या चीज़ होती है जी, जो कि मैकेनिकल बेसिकली मैकेनिकल रोटरी मोशन जनरेट करती है। ठीक है। अब ये मसलन अगर आपके पास अगर कोई गैस टरबाइन है तो उसमें क्या होगा, एक तरफ से फ्यूल आएगा, एक तरफ से एयर आएगी, दोनों मिक्स होंगे, एयर फ्यूल मिक्सचर बनेगा, फिर कंबस्शन होगी थ्रू स्पार्क प्लग्स, इग्नाइटर्स कह लें आप। स्पार्क प्लग इंजन में होते हैं, टरबाइन में हमारे पास इग्नाइटर होते थे, 6 सिलेंडर थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सर्कुलर 6 थे। तो फ्लू गैसेस जो बनेंगे, उन फ्लू गैसेस जो है वो हिट करती हैं टरबाइन की ब्लेड्स के साथ और वो घूमती है। बेसिकली क्या हम इसको एज अ प्राइम मूवर यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर जनरेशन के अंदर, जहाँ पे इसके आगे ऑल्टरनेटर हम लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली घुमाने के लिए किसी चीज़ को इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो a turbine is a rotary engine that exerts energy from a fluid flow and converts it into useful work, जो कि इसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करती है। जैसे ये आपके सामने एक टरबाइन ड्रिवन ऑल्टरनेटर है या जनरेटर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जनरेटर आगे टरबाइन के साथ लगाया हुआ है। जनरेटर या ऑल्टरनेटर का काम क्या होता है? बिजली पैदा करना। बिजली थ्री फेज, जैसे नॉर्मली हमारे पास जो लगे होते हैं वो थ्री फेज जनरेटर होते हैं ना, थ्री फेज बिजली होती है जो पैदा हो रही होती है RYB 120 डिग्री के ऊपर। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जनाब। टर्बाइंस आर यूज्ड इन फोर स्टाफ्ट ब्लोअर्स। ये मैंने आपको SGT 400 के पिक्चर्स भी दिखाए थे जिसपे जो हमारे पास लगी हुई थी। ठीक है। टर्बाइंस आर यूज्ड, ये जहाज़ों में भी लगी होती है। जहाज़ों की जो टर्बाइंस ही होती हैं, वो जो इन टर्बाइन इंजन होते हैं जिससे वो जहाज़ों को प्रोपेल करते हैं, प्रोपल्शन की फोर्स पैदा करते हैं। तो टर्बाइंस आर यूज्ड इन फोर स्टाफ्ट ब्लोअर्स, पम्प्स एंड मेन propulsion turbines used in jet engines and aircrafts. They are also used in power plants, ships and submarines. तो ये शिप्स के अंदर और सबमरीन्स के अंदर भी ये यूज़ होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ द टर्बाइंस अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ स्टीम, इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। ये हमने पहले डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, इम्पल्स टर्बाइन क्या होती है और रिएक्शन टर्बाइन क्या होती है। अभी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं दोबारा डिवाइस। इम्पल्स टर्बाइन क्या होता है? इट रन्स बाय द इम्पल्स ऑफ स्टीम नोजल। नोजल बेसिकली होती है जो डायरेक्ट कर रही होती है, जो यूँ समझ लें कि डायरेक्शन डायरेक्ट कर रही है उसको, वो जो आपकी मीडिया है जिसने टकराना है उसके ब्लेडों के साथ। ठीक है। नोजल डायरेक्ट्स द स्टीम ऑन द कर्व्ड ब्लेड्स विच कॉजेज दैम टू रोटेट। द ब्लेड्स आर इन द शेप ऑफ बकेट्स, बकेट्स की फॉर्म में ये होते हैं, तो इसको हम कहेंगे इम्पल्स टर्बाइन। The energy to rotate an impulse turbine is derived from the kinetic energy of the steam flowing through the nozzle. The potential energy is converted into kinetic energy when it passes through the nozzle. The velocity of the steam is reduced when it passes over the blades. जो जब वो ये जैसे ये देखें ना, नोजल से स्टीम निकल रही है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो इसकी जो है एनर्जी है, इसकी एनर्जी जो स्टीम की एनर्जी है उससे आप इसको जो है ना अपने ब्लेड्स को घुमाते हैं। द एनर्जी टू रोटेट एन इम्पल्स टर्बाइन इज derived from the kinetic energy of the steam flowing through the nozzle. The potential energy is converted into kinetic energy when it passes through the nozzle. The velocity of steam is reduced when it passes over the blades. In an impulse turbine, the whole of the available energy of the fluid is converted to the kinetic energy before the water acts on the moving parts of the turbine. Pelton wheel is an example of impulse turbine. Pelton wheel उसकी example, ये देखें नोजल से ही निकल रहा है। यहाँ पे आप कह लें कि ये मीडिया यहाँ से निकल रहा है, स्टीम निकल रही है। ठीक है। या आप वाटर भी इससे वाटर, अगर आपका हाइड्रो टर्बाइन है तो यहाँ से वाटर आपका आ रहा होगा जो कि नोज़ल से निकल रहा होगा और इसके बकेट्स के साथ, जो इसके बकेट टाइप के ब्लेड्स हैं उससे टकरा के उसको घुमाएगा। और ये देखें इसके साथ इसने ये लगाया हुआ है ऑल्टरनेटर जो घुमा रहा है, और फिर उससे बल्ब आगे लगाया हुआ है इसने, जिससे बिजली पैदा हो रही है। बेसिकली ये पावर जनरेशन सिस्टम है, हाइड्रो पावर, हाइड्रो माइक्रो पावर भी इसको कहते हैं। ये हाइड्रो माइक्रो पावर प्लांट ये नहरों के ऊपर लगा लें, KPK में आई थिंक लगे हुए हैं उन्होंने। वो जो वाटरफॉल है ना, जो नेचुरल पानी गिर रहा है उसमें एनर्जी है, उसको यूज़ करें। सही है। तो अच्छा जी, अब उसके बाद चलते हैं। ये देखें पेल्टन व्हील्स लगी हुई हैं यहाँ पे। पेल्टन व्हील इन हाइड्रो प्लांट, कंपोनेंट्स इन पेल्टन व्हील के कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं। तो वाटर इज ब्लास्टेड एट दीज कप्स, ये जो कप लगे हुए हैं ना, ब्लेड्स जिनको कह लें कप्स, बाय वन और मोर जेट्स माउंटेड इन द सराउंडिंग केसिंग। मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाटर टू द कप्स एंड अ टॉर्क इज क्रिएटेड कॉजिंग व्हील्स टू रोटेट। दिस टर्बाइन इज हाईली एफिशिएंट। ये जो टाइप है पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील जो है ना इम्पल्स टर्बाइन, ये याद रखिएगा इम्पल्स टर्बाइन है ये। सही है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा कि रिएक्शन मतलब कि एक फोर्स अमल करेगी एंगल के ऊपर, ठीक है। रिएक्टिव फोर्स, इट हैज़ नो नोजल, इसमें नोजल कोई नहीं होती। टू रोज ऑफ मूवेबल ब्लेड्स आर सेपरेटेड बाय वन रो ऑफ फिक्स ब्लेड्स, ठीक है। टू रोज ऑफ मूवेबल ब्लेड्स आर सेपरेटेड बाय वन रो ऑफ फिक्स ब्लेड्स आर अटैच्ड टू द केसिंग एंड एक्ट एज नोजल, वही नोजल के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ब्लेड्स आर लाइक द विंग्स ऑफ द प्लेन, जो कि प्लेन के विंग्स हैं, ठीक है। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन और कैपलन टर्बाइन। फ्रांसिस और कैपलन टर्बाइन ये देखें, आपकी ये वीडियो के अंदर भी हमने देखी थी सारी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आपकी फ्रांसिस टर्बाइन है, ठीक है। जो अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये बड़े लगी हुई है फ्रांसिस टर्बाइन मैनर रेटेड एट नियरली 1 मिलियन हॉर्स पावर 750 मेगावाट being installed at the ग्रैंड कोली डैम, यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, एक मिनट मैं आपको इसकी दोबारा एनिमेशन दिखाता हूँ। ये देखें, ये है रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन में क्या था, नोजल थी ना, नोजल से वो हिट हो रहा था बकेट्स के ऊपर। इसमें ये रिएक्शन फोर्स बेसिकली जो है इसको घुमा रही है, इसके अंदर से जब वो पास कर रही है, मीडिया आपका पास कर रहा है, तो उसकी फोर्स से जो है इसमें फोर्स से ये रोटेशन इसके अंदर जनरेट हो रही है। और ये देखें, ये जो आपकी है इस टर्बाइन के अंदर रिएक्शन फोर्स भी है और इम्पल्स, दोनों चीज़ें इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। तो ये फ्रांसिस आपकी जो टर्बाइन है, इसके अंदर जो है अगर हम देखें कि दोनों चीज़ें इंक्लूड होगी, रिएक्शनल फोर्स भी आ गई और इम्पल्स की फोर्स भी, दोनों इसमें आ जाती हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि ये कौन सी कब यूज़ करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मोटर्स के केस में अगर हम देखें, मोटर में किसी में स्पीड अच्छी होती है, किसी में टॉर्क का प्रोफाइल अच्छा होता है। कहीं पे हमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, स्पीड की इतना वहाँ इशू नहीं है, तो वहाँ पे आप सीरीज़ मोटर लगाते हैं क्योंकि वो ट्रैक्शन के लिए यूज़ होती है, क्योंकि उसका टॉर्क बहुत अच्छा होता है लेकिन स्पीड प्रोफाइल उसका फारिग है, यानी उस पर जैसे लोड पड़ता है उसकी स्पीड बैठ जाती है। जबकि जो डीसी शंट मोटर होती है उसका टॉर्क कम होता है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, लोड डालते जाएँ तो उसकी स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ता। कंपाउंड मोटर दोनों का मिक्सचर होती है कि जिसका टॉर्क जो है वो शंट से बेहतर होता है और उसकी स्पीड सीरीज़ वाले से बेहतर होती है, स्पीड प्रोफाइल, यानी इन बिटवीन आप कह लें। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम देखें कि मैकेनिकल में नॉर्मली कंप्रेसर्स में और इन चीज़ों में ये इस तरह का होता है, क्यू और एच। क्यू से मुराद क्या होता है, फ्लो, कितना फ्लो है, और एच से क्या मुराद है, प्रेशर हेड, हेड कितना। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपका मैप बनता है, ठीक है। जैसे आईवी कर्व होती है इलेक्ट्रिकल में, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टॉर्क स्पीड कर्व होती है मोटर्स में, और तो मैकेनिकल में ये एच क्यू कर्व आप कह लें, हेड की और फ्लो की। तो इसमें देखिए, अगर हेड ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है और फ्लो कम है, तो कौन सा है, वही हेड का मतलब है कि टॉर्क समझने ज़्यादा, तो वो सबसे पहले वाली ऊपर वाली जो कौन सी टर्बाइन है, ये आपकी पेल्टन व्हील टर्बाइन, ये यूज़ होगी। उसके बाद अगर इन बिटवीन आपका है मीडियम लेवल पे हेड है, मीडियम लेवल पे फ्लो है, तो आपकी ये फ्रांसिस टर्बाइन है। और अगर आपका फ्लो ज़्यादा है, प्रेशर कम है, तो आप ये कैपलन टर्बाइन जो है वो इसको प्रेफर करेंगे। अच्छा जी, अब इसमें देखें, अ फ्रांसिस टर्बाइन रनर रेटेड एट नियरली 1 मिलियन हॉर्स पावर 750 मेगावाट बीइंग इंस्टॉल्ड एट द ग्रैंड कोली डैम, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ये लगी हुई है। और ये उसका जो है ये कैपलन रिएक्शन टर्बाइन है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। ये लगी हुई है आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर टर्बाइंस, पेल्टन व्हील एंड टू फ्रांसिस और कैपलन। पेल्टन व्हील ये फ्रांसिस है, फ्रांसिस टर्बाइन है, ये भी फ्रांसिस है, और ये कैपलन है, ये वाली क्या है, कैपलन। ये इसका देख के भी आप बता सकते हैं कि ये टर्बाइन है। और फिर उस चार्ट से जो अभी मैंने आपको दिखाया उससे आप बता सकते हैं कि इसका टॉर्क प्रोफाइल कैसा होगा, यानी इसका हेड, बेसिकली हम कहेंगे कि हेड और फ्लो, ये दो पैरामीटर के बेसिस पे आप इसकी सिलेक्शन करेंगे। Efficiency क्या है जी, to maximize the efficiency of a steam turbine, the steam is expanded, generating work in a number of stages, ठीक है। Multiple stages turbines are highly efficient। ये देखें, हमारे पास कंप्रेशन स्टेशन था जिसमें मैंने जॉब की थी, तो उसमें कंप्रेशन स्टेशन में ये कर सकते हैं कि हम जी 22 बार को डायरेक्ट 47 बार कर दो बड़ा कंप्रेसर ला के, लेकिन इससे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, वॉल्यूमेट्रिक। तो उसका तरीका ये होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब ये कि फिर आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी कंप्रेशन से हीट बहुत जनरेट होती है, ठीक है ना। ये इसको इस तरह समझाया था मुझे, हमारे एक सीनियर थे, केमिकल इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि एक जो गर्म गैस है ना, एक सिलेंडर में गर्म गैस कम आएगी
अगर आप ठंडी गैस डालेंगे वो ज़्यादा आएगी, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मल्टीपल स्टेजेस में कंप्रेशन होती है। जैसे पहली स्टेज की कंप्रेशन की, ठीक है, उसके बाद जो हीट पैदा हुई उसको दोबारा ठंडा किया, थोड़ा सा ठंडा करके फिर कंप्रेस किया। वो वही वाली बात, वो जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, उसमें रैंकाइन साइकिल में एक एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का क्या मेथड है, रीहीटिंग, कि जिसमें पहले एक स्टीम गई थी, वो टरबाइन को टकराई, उसके बाद उसको फिर गर्म किया, फिर उसको कहा चल जा, फिर लग जा काम पे। आप बात समझ रहे हैं? यानी बीच में वो जो जूस पिलाने वाली बात है, तो उससे एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है आपके साइकिल की। तो इसमें भी कंप्रेशन में भी एक मरतबा कंप्रेशन, ये यहाँ पे भी देख लें आप, इलेक्ट्रिकल में 6.6 केवी में जनरेशन होती है आपकी, या 11 केवी में होती है, डायरेक्ट 750 क्यों नहीं करते? क्यों उसको पहले आप 132 केवी लेके जा रहे हैं, फिर उसको आप 230 होता है, इतना होता है, 230 में लेके जा रहे हैं, फिर उसको आप 500 में लेके जा रहे हैं, और फिर आप 750 में लेके जा रहे हैं, इसी तरह कम कर रहे हैं। आप 750 से क्यों उसको डायरेक्ट 11 केवी पे कम नहीं कर रहे? आप उसको स्टेप्स में काम कर रहे हैं। दिस इज टू फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर पावर सिस्टम। आपकी पावर सिस्टम को स्टेबल रखना है भाई। इतनी ज़्यादा अगर आप उसमें जंप्स करवाएंगे तो उससे स्टेबिलिटी के इश्यूज आ जाएंगे, उसमें ट्रांजिएंट्स के इशू आ जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है एफिशिएंसी की, तो मल्टीपल स्टेज में अगर हम उसको करेंगे तो उससे हमारे ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। मल्टीपल स्टेजेस टर्बाइंस आर हाईली एफिशिएंट। मोस्ट स्टीम टर्बाइन यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ इम्पल्स एंड रिएक्शन डिज़ाइन। हायर प्रेशर सेक्शंस आर इम्पल्स टाइप एंड लोअर प्रेशर सेक्शंस आर रिएक्शन टाइप। इम्पल्स हाई प्रेशर के लिए ना एच ज़्यादा था इम्पल्स का, वो पेल्टन व्हील, और फ्लो कम था, और जबकि दूसरे मुकाबले में जो रिएक्शन थी उसका एच कम था, एच कम था, लेकिन क्यू बहुत ज़्यादा था, फ्लो बहुत ज़्यादा था। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ द स्टीम टरबाइन क्या होता है? स्टीम टरबाइन कैसे चलती है? जो स्टीम से चलती है, और स्टीम के लिए फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? बॉयलर। वही रैंकाइन साइकिल वाली बात आ जाएगी कि पानी पहले पंप करोगे, पंप होगा 1 से 2 तक, फिर उसके बाद क्या होगा कि बॉयलर पे जाएगा, बॉयलर से वो 2 से 3 पर जाता है, 2 से 2 डैश और 2 डबल डैश, और उसके बाद वो किस पे जाता है? आपका सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर हीटेड स्टीम से फिर वो जो है वो टरबाइन को टकरा के उसकी नीचे आ जाती है, वो यानी आइसेंट्रोपिक बन जाता है ना, रिवर्स एडियाबैटिक, और फिर वापस कंडेंसर से दोबारा ये पंप के ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये जो है अच्छा, इट कैन डेवलप द हायर स्पीड्स, द स्टीम कंजम्पशन इज लेस। तो स्टीम टरबाइन के लिए क्या आपको चाहिए होगा? बॉयलर लगाना पड़ेगा। बॉयलर से आपको हीट पैदा करनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा आप उसको गर्म कर सकते हैं आप उसको गर्म करें, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी जो होगी रैंकाइन साइकिल की स्पेशली वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इट कैन डेवलप द हायर स्पीड्स, द स्टीम कंजम्पशन इज लेस, ऑल द पार्ट्स आर enclosed in a casing so it is safe, it requires less space and lighter foundations, there is very less friction in the turbine due to a few sliding parts। गैस टरबाइंस क्या होती हैं जी? गैस टरबाइन मैंने आपको बताया था कि एक तरफ से गैस आती है, एक तरफ से एयर आता है, एयर और गैस मिक्स होते हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर बनता है। आपको इसका मैंने शुरू में करवाया हुआ वो इक्वेशन, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन करवाई थी आपको, ठीक है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर को फिर आप क्या करते हैं? इग्नाइट करते हैं, उसको जलाते हैं। क्या करते हैं? उसको जलाते हैं। उस जलाने से फिर जो एनर्जी पैदा होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उससे जो फ्लू गैसेस बनती हैं वो फिर टकराती हैं ब्लेडों के साथ और उसको घुमाती हैं। सही है। अच्छा, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट HRSG का भी आता है, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर के। उसमें जो टकराने के बाद जो गर्म गैसेज होते हैं स्टिल, उसका टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, 450 के करीब होता है, तो एटमॉस्फेयर में वेंट कर रहे होते हैं उसको। तो उससे बेहतर ये है कि आप वहाँ पे कोई जो है वो लगा लें, बॉयलर मतलब आप वहाँ पानी गुजार के उसको स्टीम का साइकिल जो है उसमें लगा के उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे फ्लू गैसेज आपकी एटमॉस्फेयर में भेज रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में ये वीडियो मैंने दिखाया था आपको। अच्छा, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ गैस टरबाइन आल्सो नोन एज इंटरनल combustion turbine is similar to a steam turbine, but its working fluid is the products of the combustion of fuel with air inside of the steam. A simple gas turbine consists of an air compressor, combustion chamber and a turbine. The function of the air compressor is to compress the air required for the combustion. एयर ऐसे नहीं हवा से ली और जला दी, एयर को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। तो उसमें हमारे पास एक्सियल कंप्रेसर लगा हुआ था, 7 स्टेजेस थी उसकी, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि स्टेज होती है एक्सियल कंप्रेसर में, ठीक है। द फ्यूल इज बर्न इन द कंबस्शन चेंबर एंड द कंबस्शन प्रोडक्ट्स फ्लो। देखें, द फ्यूल इज बर्न इन द कंबस्शन चेंबर, 6 चेंबर थे हमारे पास, सिलेंडर के लिए, उसमें इग्नाइटर लगे होते थे। द कंबस्शन प्रोडक्ट्स फ्लो थ्रू द टर्बाइन, द फंक्शन ऑफ द टर्बाइन इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ये है जनाब डायग्राम, ये हमारी उसमें भी होती थी, मैनुअल के अंदर भी ये बनी होती थी,
देखें ये क्या लगा हुआ कंप्रेसर, ये कौन सा कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर है। कौन सा कंप्रेसर है, एयर। देखें इनलेट से मुराद है ये एयर इनलेट है। एयर आई, यहाँ से फ्यूल आ गया, फ्यूल और एयर मिक्स हुए और यहाँ पे कंबस्शन हुई। अब इस कंबस्शन से फ्लू गैसेस पैदा होंगी, फ्लू गैसेस। वो फ्लू गैसेस टकराएंगे टरबाइन के साथ। टरबाइन से टकराने के बाद जो है ये जो एनर्जी है यहाँ पे होगी, और यहाँ से आप देखें कि एग्जॉस्ट निकल जाएगा। यानी यहाँ आई, टरबाइन को घुमाया, उस टरबाइन से जनाब ये पीटी चली, पीटी के बाद यहाँ से एग्जॉस्ट हो गया इसका, और इस शाफ्ट पावर से आपका ऑल्टरनेटर चल गया। तो ये आपका जिसको कहते हैं, हमारे पास उधर जो मैनुअल था उसका गैस टरबाइन का, ये डायग्राम उधर बनी होती थी SGT 400 के ऊपर। टाइम हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जनाब आपकी एक गैस टरबाइन की डायग्राम है, गैस टरबाइन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैस टरबाइन को एक्सप्लेन करें तो ये डायग्राम बना के आपने उसको फिर एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। The advantages of the gas turbines over steam turbine, it is suitable where the supply of water is a difficult problem. पानी की सप्लाई अगर डिफिकल्ट है तो स्टीम टरबाइन की जगह फिर आप क्या प्रेफर करेंगे, गैस टरबाइन। सही है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर अ स्टीम टरबाइन imposes a serious problem when it is used as portable engine. Even in ships, when it is floating over a vast amount of water, it produces much difficulty as sea water is not suitable for the engine. पानी भी आपको प्रॉपर चाहिए, क्योंकि अगर पानी आपका सख्त तो मतलब क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं जो समुद्र का पानी होता है, वो स्केलिंग करेगा आपकी, मतलब वो पानी की क्वालिटी भी तो सही होनी चाहिए ना, जो आप बॉयलर से जिसके स्टीम बनाएंगे। अच्छा, अ स्टीम टरबाइन रिक्वायर्स अ बॉयलर फॉर द सप्लाई ऑफ स्टीम एंड इट इज देयरफॉर रिक्वायर्स एडिशनल स्पेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द गैस टरबाइन। तो अगर आपने स्टीम टरबाइन यूज़ करनी है तो आपको बॉयलर भी लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली जगह ज़्यादा चाहिए। गैस टरबाइन में आपको जस्ट गैस देनी है और वो घूमेगी बस। अच्छा जी। अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से हमने जो है वो स्टीम की प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि आप पानी को जो है वो गर्म करना शुरू हो गए हैं, कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कहते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं इसको, सेंसिबल हीट। फिर उसके बाद 100 डिग्री सी पे पहुंच के आप उसको हीट दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर अब क्या हो रहा है, वो जो वाटर था अब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कितनी ड्राइनेस फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.1 0.2 बढ़ती बढ़ती यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 हो जाएगी, यानी सारे के सारा पानी अब आपका वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम कहते हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। और इसके आगे आता है सुपर हीटेड स्टीम फेज़, क्योंकि आप अब गर्म कर रहे हैं, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इतने पोर्शन में ये कांस्टेंट होगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप अच्छा प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये लाइन ज़रा ऊपर चली जाती है। ठीक है, और प्रेशर बढ़ाते हैं लाइन और ऊपर चली जाती है, बढ़ाते फिर एक पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर ये जो आपकी लेटेंट हीट है ये 0 हो जाती है, यानी ये सेंसिबल हीट ही रहती है। और उसके बाद आगे ये मतलब सारे के सारे सेंसिबल हीट रहेगी। आप हीट देंगे और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो प्रेशर पे डिपेंडेंट है, वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तकरीबन 225 बार, तकरीबन 225 बार के करीब होता है। तो ये इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट जिस पे आपकी लेटेंट हीट 0 है। ठीक है, और ये उसका उसका यानी इसको अगर हम इस तरह प्लॉट करें मतलब कंटिन्यूस डोमेन के अंदर, तो ये इस तरह का ग्राफ आपका बन जाता है। सही है, यानी ये वाला पॉइंट है जिसके ऊपर जो है सारा वाटर है और इसमें सारा क्या है, इसमें वेपर है, इसके दरमियान में मिक्सचर है जिसको वेट स्टीम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेट स्टीम। और सुपर हीटेड स्टीम ये आती है। तो यहाँ से स्टीम के टाइप से आपको क्लियर हो गई, सुपर हीटेड स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, वेट स्टीम। ये 3 टाइप्स अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। सही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये देखें, वेट रीजन, क्रिटिकल पॉइंट, सुपर हीटेड, प्रेशर आपका 10 बार, मतलब ये सपोज प्रेशर है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो है वो हीट ही ये जो स्टीम आप बनाते हैं, पानी से स्टीम बनाते हैं, ये उसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया जा रहा है कि स्टीम की टाइप्स कैसे बनी है। वेट स्टीम क्या होती है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या होती है, और फिर फाइनली सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है। सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रैंकाइन साइकिल ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी। ये देखें, पानी होगा, पानी पंप से जो है वो आगे जाएगा बॉयलर को, बॉयलर क्या करेगा, उसको स्टीम में जनरेट करेगा। वो स्टीम जाएगी आपकी ये टरबाइन के अंदर, जो उसकी ब्लेड्स को घुमाएगी और उससे वर्क डन होगा, और उसके बाद कंडेंस हो जाएगी, थोड़ी सी अपनी एनर्जी लूज़ कर देगी। पूरी नहीं होगी तो हमें कंडेंसर लगा के उसको सारा पानी में चेंज करेंगे। चल भाई, पानी में चेंज हो जा, पानी में चेंज करके उसको दोबारा इधर भेज देंगे, और ये फिर ये पूरा साइकिल इस तरह से चलेगा। तो ये इसको हम कहते हैं रैंकाइन साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, रैंकाइन साइकिल। ये उसकी टीएस डायग्राम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। टी वाई एक्सिस पे, एस आपका जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और इसमें ये देखें, ये 1 से लेके
2 तक ये पंपिंग है, जो पंप पे काम किया, 2 से लेके फिर ये इस पॉइंट तक 3 तक ये बॉयलर का काम है। ये सारा किसका काम है? बॉयलर का। बॉयलर इसको कर रहा है गर्म। यहाँ पे वो दे रहा है उसको सेंसिबल हीट, फिर उसके बाद वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो, उसके बाद ये सुपर हीटेड यानी दोबारा सेंसिबल हीट में चला जाता है बॉयलर। अब यहाँ से अब टरबाइन का काम शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे जब टकराती है आपकी जो सुपर हीटेड स्टीम है वो अपनी इंथैल्पी लूज़ कर देगी, एनर्जी लूज़ करेंगी। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है? आइसेंट्रोपिक होता है, ये रिवर्स एडियाबैटिक होता है। इसमें एंट्रोपी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और उसके बाद ये दोबारा से इसको कंडेंसर में फेंक देते हैं, और कंडेंसर से दोबारा ये जो है कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होकर फिर क्लोज साइकिल बन के पंप को चला जाता है। तो ये सारे उसके फेज़ लिखे हुए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से दोबारा 1। और एफिशिएंसी इसकी क्या होती है? आउटपुट ओवर इनपुट, वर्क डन आउटपुट ओवर इनपुट क्या होगी? जो आपने हीट सप्लाई की बॉयलर को, तो WT टरबाइन का वर्क डन माइनस WP जो पंप पे आपने काम किया, तकसीम Q सप्लाइड जो आपने हीट सप्लाई की अपने बॉयलर को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये इसका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, H3 माइनस H4 टरबाइन का वर्क डन माइनस जो पंप पे काम हुआ वो क्या होगा? H2 माइनस H1, बड़े में से छोटा माइनस किया, तकसीम। आप इधर आ जाएं बॉयलर वाला, ये H3 ये 3 नंबर है ना, H3 माइनस H2 जो बॉयलर को आपने एनर्जी सप्लाई की, ये फार्मूला एफिशिएंसी का है। H3 माइनस H4 माइनस H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय H3 माइनस H2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अच्छा, अब ये एंथैल्पी कैसे पढ़नी है? ये एंथैल्पी जो है वो आपने स्टीम टेबल से पढ़नी है, वो मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। ठीक है, तो अच्छा जी आगे चलते हैं। ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कैसे करना है भाई? इसके एफिशिएंसी के सिंपल सी बात है जो हमने डिस्कस भी किया था कि एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज़ करते हैं। न्यूमरेटर को बढ़ा दें, डिनोमिनेटर को कम कर दें। ठीक है, न्यूमरेटर को बढ़ाने में हम क्या कर सकते हैं? वो हम देखते हैं कि जी सबसे पहले तो ये देखें ना, H3 माइनस H4 है। अगर इस लाइन को थोड़ा सा नीचे ले आए, यानी कंडेंसर का प्रेशर कम कर दें, कंडेंसर का प्रेशर अगर हम कम कर दें, प्रेशर कम करने से लाइन नीचे जाएगी ना, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, क्रोजन पैदा होना शुरू हो जाएगा। उसमें नुकसान क्या आएगा? क्रोजन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका उसमें क्या था जी? इस लाइन को ऊपर कर दें, बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दें, यानी ये जो 2 से 3 तक है पॉइंट, इसको ऊपर कर दें। अगर हम इस लाइन को ऊपर कर दें तो क्या होगा? H3 माइनस H4 बढ़ जाएगा ना, ये भी बढ़ेगा, 2 माइनस 1 बढ़ेगा, लेकिन ये इतना नहीं बढ़ेगा जितना H3 माइनस H4 बढ़ेगा। तो उससे भी आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है? एक तो कंडेंसर का प्रेशर कम कर दिया, बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दिया, और हाँ सुपर हीट और कर दें, स्टीम को और गर्म कर दें, और गर्म कर दें स्टीम को, ये पॉइंट और ऊपर ले जाएं। लेकिन इसमें फिर वो फिजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे कि एक वो मटेरियल जो होता है ना आपका, मटेरियल का मसला बनना शुरू हो सकता है। अच्छा, और इसमें क्या हो सकता है? रीहीटिंग, कि आप उसको स्टेजेस में, स्टीम जो एक बार टकराई है उसको फिर थोड़ा गर्म करके दोबारा चलाएं, मल्टीपल स्टेजेस में जो है उसको यूज़ करें। तो अब हम देखते हैं इसमें पहला है कि कंडेंसर का प्रेशर अगर हम कम कर दें, ये देखें नीचे आ गया प्रेशर, ठीक है, तो इससे भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें इशू क्या आ जाएगा? क्रोजन आने का फिर मसला बन सकता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि बॉयलर प्रेशर इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, बॉयलर के प्रेशर से लाइन ऊपर चलेगी, अगेन आपकी एफिशिएंसी इससे भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सुपर हीटेड स्टीम अगर हम यूज़ कर लें, उससे भी सुपर हीट मज़ीद कर लें, यानी तो उससे भी एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। और चौथा मेथड क्या था? रीहीटिंग। रीहीटिंग में क्या था कि एक मरतबा आपने जो है वो HP टरबाइन यानी हाई प्रेशर टरबाइन में फेंका, उसके बाद वो उसको दोबारा बॉयल किया आपने, बॉयलर को दोबारा भेजा, और फिर उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन HP टरबाइन और LP टरबाइन, और फिर कंडेंसर के थ्रू वापस भेज दिया। तो ये भी एक तरीका है रेनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को बढ़ाने का। ये 4 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट विद दिस डायग्राम। इसको क्या कहते हैं? TS डायग्राम। इसके साथ एक्सप्लेन करना है, ऐसे नहीं लिख देना कि भाई ये इस तरह बढ़ गई। ओ भाई, उसको कैसे बढ़ गई उसको जस्टिफाई तो करो ना। उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? विद TS डायग्राम। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, एक दो वो देख लेते हैं। इन अ कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन, IC इंजन है, IC इंजन है, ठीक है, द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर इज 45 किलो जूल पर kg एंड द वर्क इनपुट इज 90 किलो जूल पर kg। ठीक है, हीट रिजेक्टेड यानी Q जो है रिजेक्टेड है, ठीक है, तो ये आपकी 45 किलो जॉल पर केजी, और वर्क इनपुट जो इस पे आपने काम किया वो 90 kg पर केजी है। कैलकुलेट द चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, यानी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U कहता है, निकालो चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड स्टेटिंग वेदर इट इज़ अ गेन और अ लॉस।
तो आप इसमें देखें Q इज इक्वल टू -45 किलो जॉल पर के जी। माइनस क्यों है? हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, ये हीट निकल रही है, सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। और वर्क सिस्टम पर इनपुट हो रहा है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, -90 किलो जॉल पर के जी। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो इट्स नेगेटिव। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ की इक्वेशन कहते हैं Q इज इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू, यू की जगह आप डेल यू लिख लें, तो U इज इक्वल टू -45 इज इक्वल -90, तो ये आपका U जो है वो +45 किलो जॉल पर के जी। तो दिस इज़ अ गेन। प्लस का मतलब क्या हुआ कि उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो गया, इस प्रोसेस से उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या हो गया? इजाफा। यानी देखे ना 90 का, जाहिर सी बात है 90 का काम इंजन पे हो रहा है और काम ले कितना रहे हो 45, तो बाकी कहाँ जा रहा है? उसकी उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा कर रहे हैं ना। 90 इनपुट कर रहे हो, 45 आउटपुट, और बाकी कहाँ जा रहा है? उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा देखते हैं जी, इन एन एयर कंप्रेसर द कंप्रेशन टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। अच्छा ये देखें, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि आपका U या डेल U आपका इस वक्त क्या है? 0, एंड 50 किलो जूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर फॉर एवरी केजी ऑफ एयर। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क इनपुट फॉर द कंप्रेशन स्ट्रोक पर किलोग्राम ऑफ द एयर। तो आप इसमें देखें कि Q आपका जो है वो रिजेक्शन वाला कितना है? -50 किलो जॉल। ठीक है, और उसमें आपको W इज इक्वल टू डेल यू, ये सही इक्वेशन लिखिए, डेल यू प्लस क्यू। तो इन अ कंप्रेसर कंप्रेशन टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, ये इसने गिवन है, डेल यू 0 है, तो डेल यू को 0 पुट कर दें, तो यहाँ पे आपका W भी आपका कितना आ जाएगा? -50 किलो जॉल। यानी हाँ देखें ना, अब इंटरनल एनर्जी इसको जरा समझें। इंटरनल एनर्जी कहता है 0 है, इसका मतलब है इंटरनली कोई सिस्टम ने खाना पीना नहीं है, कोई कमीशन नहीं है सिस्टम का, तो जितना भी आप इस पर काम करेंगे वो सारे का सारा वो आगे रिजेक्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है। यानी 50 केजी इस पे काम किया और उसने आगे 50 केजी किलो जूल, केजी नहीं दिस इज सॉरी किलो जूल आपने 50 किलो जूल काम किया, तो वही 50 किलो जूल उसने रिजेक्शन दे दी है। सो दिस इज योर ये ऑफ अ गैस at 6.9 bar expands reversibly in a cylinder behind a piston according to the law PV की पावर 1/2, ये गैमा गैमा कह लें इसको आप, PV की पावर 1/2 is equal to constant until the volume is 0.08 meter cube. Calculate the work done by the gas and sketch the process on a PV diagram. Sketch the process on a PV diagram. तो इसमें आपका V1 कितना है? इसमें V1 कितना है? 0.05 मीटर क्यूब, और P1 कितना है? 6.9 बार है। इसको अगर आपने केपीए में लेना तो 100 से ज़रब दे दें, 101 से करना पड़ता है, लेकिन 100 से इसको नॉर्मली चला लेते हैं। अच्छा, तो एक्सपेंड्स रिवर्सिबली इन अ सिलेंडर, एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा, एक्सपेंशन हो रही है, पहले वॉल्यूम कितना था? 0.05, उसके बाद एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम कितना हो गया? 0.08, बढ़ गया ना वॉल्यूम, 0.05 से 0.08 हो गया, तो V2 कितना है इसका? 0.08। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ PV की पावर 1/2। तो अगर इसको मैं करूं फर्दर, ये इससे आप निकाल नहीं सकते, ये देखें P1 PV की पावर, देखें PV की पावर 1.2 है ना, कांस्टेंट है, तो P1 V1 की पावर 1.2 इज इक्वल टू P2 V2 की पावर 1.2, ऐसे ही है। तो यहाँ से आपका जो P2 है वो क्या हो जाएगा? P1 V1 की पावर V2 की पावर 1/2, ऐसे ही है, सही है। तो ये देखें, यहाँ से जो है हम प्रेशर निकालेंगे। अब वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन कैसे निकाला जाता है? वर्क डन हम निकालते हैं जो है वो कैसे निकालते होते हैं? वर्क डन प्रोडक्ट से निकालते हैं। ठीक है, वर्क डन, और इसमें एक फार्मूला और लगता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। V1 कितना है? 0.05 मीटर क्यूब, P1 6.9 बार जो कि 690 kP है, V2 0.08। तो यहाँ से देखें आपका जो P2 है वो है P1 V1 ओवर V2 की पावर 1.2, ये 392.55 kP है। वर्क डन का जो फार्मूला बेसिकली लगता है ना, वो ये लगता है P1 V1 माइनस P2 V2 तकसीम गेमा -1। ठीक है, गेमा इसमें कितना है? 1.2। तो P1 कितना है? जरा 690 ज़रब 0.05 माइनस 392.55 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 1 कितना हो गया? 0.2। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका जनाब वर्क डन आ गया, कितना आ रहा है आपका? 15.4763 किलो जूल, या किलो को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, हाँ, या 1546.476.3 जूल आ गया। और इसका प्लॉट कैसे होगा? ये आपका इसका प्लॉट है कि हाई हाई मतलब पहले प्रेशर कितना था? ज़्यादा था, 690 kPa था, उसके बाद प्रेशर ड्रॉप होकर कितना रह गया?
392, तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है 0.05 से 0.08, ठीक है। तो ये उसकी जो है पीवी डायग्राम इसकी बन जाएगी। जी, अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।